मैं कैसे होश में आ गया जबकि इमरान साहब भी अभी होश में नहीं आए। कैप्टन शकील ने दिल ही दिल में सोचा, लेकिन जाहिर है उसके पास अपने सवाल का फिलहाल कोई जवाब न था। लेकिन उसके साथ ही उसके जहन में यह ख्याल उभरा कि शायद कुदरत ने उसे और उसके साथियों की जिंदगियां बचाने के लिए इस बार उसका इंतखाब किया है। लेकिन उसके जिस्म में पूरी तरह हरकत न हो रही थी और सामने ही बॉस कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके पीछे मुसल्ला आदमी मौजूद था। लेकिन बहरहाल अभी मजीद इंतजार की गुंजाइश कतई मौजूद न थी। कैप्टन शकील और उसके सब साथी मेकअप में ही थे क्योंकि उनके मेकअप वॉश नहीं हुए थे और ना ही हो सकते थे। इमरान ने पहले ही कह दिया था कि जो मेकअप वो उनका मुस्तकिल करने चाह रहा है वो किसी तरह भी वॉश ना होगा और ऐसा मेकअप अब इमरान और उसके साथियों के लिए एक लिहाज से जिंदगी की जमानत बन चुका था। बेशुमार बार मेकअप वॉश न होने की वजह से वो साफ बच निकलने में कामयाब हो चुके थे। लेकिन कैप्टन शकील के लिए अब हरकत करना मसला था। उसके जिस्म में हरकत मौजूद थी लेकिन इतनी नहीं थी कि वो तेजी से हरकत कर सके। और इस हॉलनुमा कमरे में इस वक्त 3 अफराद मौजूद थे जिनमें से 2 मशीन गनों से मुसल्लह थे और जो बॉस कुर्सी पर बैठा हुआ था जाहिर है उसके पास भी मशीन पिस्टल लाजमी होगा, जबकि उनकी जेबें यकीनन खाली होंगी क्योंकि ये तजुर्बेकार लोग नजर आ रहे थे। इसलिए लाजमन उन्होंने पहले उन सबकी तलाशी ली होगी। लेकिन हरकत में आना भी जरूरी था वरना किसी भी लम्हे उन पर फायर खोला जा सकता था। और इस वक्त क्योंकि होश में और कदरे हरकत में सिर्फ कैप्टन शकील ही था, इसलिए अपने और अपने साथियों की हिफाजत की तमाम तर जिम्मेदारी अब उस पर आ गई थी। उसे मालूम था कि जैसे ही उसने उठने की कोशिश की उन्होंने उन्हें फौरी हलाक करने की कोशिश करनी है और उसे ये भी अच्छी तरह मालूम था कि अगर वो किसी तरह फौरी हरकत में ना आ सका तो फिर उसकी और उसके साथियों की मौत भी यकीनी हो सकती है। और ये भी उसे अच्छी तरह मालूम था कि ज़हनी ताकत की मदद से उसने अपने आसाब में तहरीक पैदा तो कर ली है, लेकिन अब इस तहरीक को पूरी तरह हरकत में लाने के लिए उसे काफ़ी देर तक वर्जिश करना पड़ेगी। लेकिन जाहिर है मौजूदा हालात में इस बारे में सोचना भी हिमाकत थी, लेकिन बगैर इस हरकत के और कोई चाराकार भी ना था। ये सब मेकअप में नहीं है बॉस। अचानक मेकअप वॉश करने वाले की आवाज कैप्टन शकील के कानों में पड़ी। ठीक है, अब मैं रोस्टर से तो खुद ही समझ लूंगा, इनका खात्मा कर दो। बॉस ने कुर्सी से उठते हुए कहा तो उसके उकब में खड़े आदमी ने कांधे से मशीन गन उतारने की कोशिश शुरू कर दी और उसके साथ ही कैप्टन शकील ने हरकत में आने का फैसला कर लिया। ठहरो, मेरी बात सुनो, कैप्टन शकील ने रुक रुक कर बोलते हुए कहा। उसकी जबान भी पूरी तरह हरकत न कर रही थी और अचानक उसकी आवाज सुनकर बॉस और उसके दोनों साथी बेख्तियार उछल पड़े। उनके चेहरों पर यकलक इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। और फिर इससे पहले कि वो हरकत में आते कैप्टन शकील एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उठते ही उसका जिस्म बुरी तरह लड़खड़ाया और वो मुंह के बल जमीन पर गिरने लगा। लेकिन जैसे ही उसके दोनों हाथ जमीन पर लगे उसका निचला जिस्म यकलक फिजा में इस तरह उठता चला गया जैसे फिल्म को स्लो मोशन में चलाया जाता है। और दूसरे लम्हे उसकी दोनों मुड़ी हुई टांगे सामने खड़े बॉस के सीने पर जोर से पड़ी और वो चीखता हुआ कुर्सी समेत पीछे की तरफ गिरा। और उसका जो साथी मशीन गन कांधे से उतारते उतारते रुक गया था वो भी अपने बॉस और कुर्सी की टक्कर की वजह से पुश्त के बल नीचे जा गिरा। जबकि बॉस का दूसरा साथी जो मेकअप वॉशर उठाए कोने की तरफ जाते हुए कैप्टन शकील की आवाज सुनकर मुड़कर रुक गया था। अपने बॉस और दूसरे साथी के इस तरह गिरते ही यकलक हरकत में आया और वो हाथ में पकड़े हुए मेकअप वॉशर को झुककर नीचे जमीन पर रखने ही लगा था कि कैप्टन शकील जिसने बॉस के सीने पर दोनों पैरों की जर्ब लगाई थी इस बार पहले से निस्बतन ज्यादा तेजी से उठा। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह उठकर खड़ा होता अचानक नीचे गिरने वाले बॉस ने यकलक उछलकर कैप्टन शकील के पेट में सर की जोरदार टक्कर मारी और उठता हुआ कैप्टन शकील जोरदार टक्कर खाकर किसी गेंद की तरह उछलकर उस मेकअप वॉशर रखने वाले आदमी से टकराया और उसे साथ लेता हुआ फर्श पर जा गिरा। और फिर इससे पहले कि कैप्टन शकील या दूसरा आदमी उठता बॉस ने बिजली की सी तेजी से जेब से मशीन पिस्टल निकाला। लेकिन इससे पहले कि वो उस मशीन पिस्टल से कैप्टन शकील को निशाना बनाता कैप्टन शकील ने उसी उठते हुए दूसरे आदमी को उसके बॉस की तरफ उछाल दिया और फिर तड़तड़ाहट की तेज आवाजों के साथ ही कमरा इंसानी चीखों से गूंज उठा। बॉस की फायरिंग की जद में उसका अपना आदमी आ गया था और फिर जैसे ही वो आदमी गोलियां खाकर धमाके से नीचे गिरा कमरा मशीन गन की फायरिंग और इंसानी चीखों से गूंज उठा। ये फायरिंग कैप्टन शकील ने की थी। वो आदमी जिसको कैप्टन शकील ने उछाला था उठते हुए कांधे से फिसलकर फर्श पर गिरने वाली मशीन गन पूरी तरह उठा ना सका था, इसलिए वो खुद तो बॉस के मशीन पिस्टल की गोलियों का निशाना बन गया। लेकिन कैप्टन शकील के लिए इतना वक्फा ही काफी था। मशीन गन उसके सामने पड़ी थी, उसने एक हाथ बढ़ाकर मशीन गन उठाई और दूसरे ही लम्हे उसने ट्रिगर दबा दिया। उस मशीन गन की गोलियों की जद में पहले बॉस आया जिसके हाथ में मशीन पिस्टल था और फिर बॉस का दूसरा साथी जो अपनी मशीन गन कंधे से उतारकर हाथ में पकड़ चुका था और वो दोनों ही चीखते हुए नीचे गिरे थे। कैप्टन शकील मशीन गन उठाकर खड़ा हो चुका था। बॉस नीचे गिरकर एक बार फिर उठने की कोशिश कर रहा था क्योंकि गोलियां उसके दोनों बाजुओं में लगी थी, जबकि उसके दूसरे साथी का जिस्म गोलियों से छलनी हो गया था। ये कारनामा कैप्टन शकील ने सर अंजाम दिया था।
उसने दानिस्ता उसके दोनों बाजू बेकार किए थे ताकि वो मजीद जद्दोजहद न कर सके, लेकिन वो जिंदा रह जाए क्योंकि वो बहरहाल बॉस था और हो सकता था कि इमरान उससे पूछगुछ करना चाहे। बॉस उठकर खड़ा होने में कामयाब हो गया। वो वाकई खासा जीदार और हौसलामंद आदमी था, लेकिन उसी लम्हे कैप्टन शकील ने मशीन गन को नाल से पकड़कर उसके दस्ते की जर बॉस के सर पर कुव्वत से लगाई और बॉस चीखता हुआ एक बार फिर नीचे गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। कैप्टन शकील चंद लम्हे हाथ में मशीन गन की नाल पकड़े खड़ा उसे देखता रहा, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि बॉस वाकई बेहोश हो गया है तो उसने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया और फिर हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन को फर्श पर फेंककर उसने दोनों बाजुओं को हवा में घुमाने के साथ साथ इस तरह उछलना शुरू कर दिया जैसे वो योगा की कोई मखसूस मशक कर रहा हो। गुड, वेरी गुड, इसे कहते हैं रक्स जिंदगी। अचानक इमरान की आवाज सुनाई दी तो कैप्टन शकील इस कदर तेजी से घुमा कि नीचे गिरते गिरते बचा। ओ इमरान साहब, आप होश में आ गए? कैप्टन शकील ने मसरत पर लहजे में कहा। हाँ, लेकिन हरकत नहीं कर सकता। तुमने न जाने कैसे हरकत कर ली, लेकिन इस कमरे से बाहर जाकर चेकिंग कर लो ताकि कोई अचानक अंदर न आ जाए। इमरान ने कहा। ओह हाँ, मैं भी आता हूँ, कैप्टन शकील ने कहा और फिर झुककर उसने बॉस के हाथ से निकला हुआ मशीन पिस्टल उठाया और कदम बढ़ाता हुआ हॉल के इकलौते दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन फिर अचानक एक ख्याल के तहत वो रुक गया। उसे ख्याल आया था कि बॉस तो बेहोश पड़ा है, वो किसी भी वक्त होश में आ सकता है और फर्श पर 2 मशीन गनें भी पड़ी हैं, इसलिए अगर बॉस को होश आ गया तो वो सब साथियों के लिए मसला बन सकता है। चुनांचे वो वापस मुड़ा और फिर उसने बेल्ट खोलकर बॉस को मुंह के बल लेटाकर उसके दोनों हाथों को बेल्ट की मदद से अच्छी तरह बांध दिया, जबकि इस दौरान इमरान आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी से उठने की कोशिश में मसरूफ था। कैप्टन शकील ने बेल्ट की मदद से बॉस के हाथ बांधने के बाद एक नजर इमरान और दूसरे साथियों पर डाली और फिर मुड़कर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो उस कोठी में घूमता फिर रहा था। एक कमरे में उसे किसी के फोन पर बातें करने की आवाज सुनाई दी तो वो बेख्तियार ठिठक कर रुक गया और फिर मोहतात अंदाज में आगे बढ़ता चला गया। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। कैप्टन शकील ने दरवाजे के साथ ही दीवार से पुष्ट लगा दी। मैं बॉस को आपका पैगाम दे दूंगा, आप बेफिक्र रहे, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी और फिर कुछ देर बाद ओके कहकर रिसीवर रख दिया गया। बॉस को बहुत देर हो गई तहखाने में गए हुए। उस आदमी की बड़बड़ाहट सुनाई दी और फिर कुर्सी खिसकने की आवाज सुनाई दी जैसे वो आदमी कुर्सी से उठ रहा हो। कैप्टन शकील तेजी से आगे बढ़ा और खुले दरवाजे के सामने आ गया। क्या क्या मतलब? तो तुम? वो आदमी जो मेज के पीछे से कुर्सी से उठकर सीधा हो रहा था ने सामने दरवाजे के बाहर खड़े कैप्टन शकील को देखते ही एक झटके से सीधा होते हुए कहा और उसके साथ ही उसका हाथ बिजली की सी तेजी से जेब की तरफ गया ही था कि कैप्टन शकील ने हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया और वो आदमी चीखता हुआ उछलकर कुर्सी पर गिरा और फिर घूमकर साइड पर गिर गया। कैप्टन शकील आगे बढ़ा और उसने उसे हला जलाकर चेक किया और जब उसे यकीन हो गया कि यह आदमी हलाक हो चुका है तो वो सीधा हुआ और फिर कमरे से बाहर आ गया। वो दरअसल कोई रिस्क न लेना चाहता था, इसलिए उसने तसल्ली करना जरूरी समझा था। वो वापस पलटा और फिर जब वो उस तहखाने में दाखिल हुआ जहां उसके साथी मौजूद थे तो उसके तमाम साथी होश में आने की कैफियत से गुजर रहे थे, जबकि इमरान बिल्कुल उसी तरह योगा की मशक करने में मसरूफ था जैसे इससे पहले कैप्टन शकील ने की थी। एक आदमी बाहर मौजूद था, मैंने उसे हलाक कर दिया है, कैप्टन शकील ने कहा। कोई रस्सी भी तलाश करो, इस आदमी को बांधना जरूरी है, इमरान ने योगा की मशक करते हुए कहा। तो कैप्टन शकील सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। वो एक स्टोर में रस्सी का बंडल देख चुका था, लेकिन उस वक्त उसे उठाने का ख्याल न आया था। और फिर थोड़ी देर बाद कैप्टन शकील दोबारा तहखाने में दाखिल हुआ तो इमरान फर्श पर पड़े हुए बेहोश बॉस को उठाकर उसकी कुर्सी पर डाल चुका था, जिस कुर्सी पर पहले कैप्टन शकील बैठा था, जबकि बाकी साथी कुर्सियों से उठकर अब आहिस्ता आहिस्ता वर्जिश करके अपने जिस्म में मौजूद हरकत को तेज करने में मसरूफ थे। ये सब क्या हो गया है कैप्टन शकील? इमरान साहब बता रहे हैं कि पहले तुम होश में आए हो और तुमने ये सारी कार्रवाई कर डाली, सफदर ने वर्जिश करते हुए कहा। हाँ, न जाने क्यों मुझे पहले होश आ गया, कैप्टन शकील ने रस्सी की मदद से कुर्सी पर पड़े बॉस को अच्छी तरह बांधते हुए कहा और फिर उसने होश में आने से लेकर जिस्म में तहरीक पैदा करने के लिए 3-4 बार जहनी ताकत के इस्तेमाल से लेकर स्लो मोशन में बॉस और उसके साथियों से होने वाली लड़ाई की तफसील बता दी। हैरत अंगेज, बेहद हैरत अंगेज। आदमी सोच भी नहीं सकता कि जिस्म तेजी से हरकत ही नहीं कर रहा हो और आदमी एक नहीं 3 मुसल्ला और तरबियत याफ्ता अफराद से लड़ सके, सफदर ने कहा। बस यूं समझ लो कि कुदरत ने खुद ही मेरी मदद कर दी, कैप्टन शकील ने सीधा होते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि हमें गैस और दवा से बेहोश करने के बाद उन्होंने बेहिस करने वाली दवा के इंजेक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से होश में आ जाने के बावजूद हम हरकत न कर सकते थे। सालिया ने मुझे बताया है कि उसे और कैप्टन शकील दोनों को राहदारी में गैस कैप्सूल फर्श पर मारकर बेहोश किया गया। खुली जगह की वजह से गैस के असरात कम ताकतवर थे, इसलिए कैप्टन शकील को मुझसे पहले होश आ गया, क्योंकि मुझे और जूलिया को तो एप्पल जूस में कोई खास दवा शामिल करके दी गई थी।
इसलिए हमारी बेहोशी निस्बतन ज्यादा गहरी रही है। बहरहाल कैप्टन शकील ने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि मेरा ख्याल है कि जब जूलिया इसे अपनी रिपोर्ट में शामिल करेगी तो चीफ भी अपने मेंबर की इस जद्दोजहद को सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएगा। अब ये और बात है कि उसका सैल्यूट दानिश मंजिल की दीवारें ही देख सकेंगी। इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। थोड़ी देर बाद जब सारे साथी पूरी तरह हरकत में आ गए तो वो सभी मशीन गनें उठाकर बाहर जाने लगे। मशीन गनें चूंकि सिर्फ 2 थी, इसलिए कैप्टन शकील ने उन्हें बताया कि यहाँ एक कमरे की अलमारियां असले से भरी पड़ी हैं और वो वहां से अपने मतलब का असला हासिल कर सकते हैं। तो वो सब सर हिलाते हुए कमरे से बाहर चले गए, जबकि इमरान उस बॉस की तरफ मुतवज्जे हो गया। उसने बॉस का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर रखा था और फिर जब बॉस के जिस्म में हरकत के तासुरात उभरने लगे तो इमरान ने हाथ हटा लिए और पीछे हटकर कुर्सी पर बैठ गया। कैप्टन शकील ने दूसरी खाली कुर्सी उठाई और उसे लाकर इमरान की कुर्सी के साथ रखकर उस पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद बॉस ने आंखें खोलती और चंद लम्हों तक वो हैरत भरी नजरों से सामने बैठे हुए इमरान और कैप्टन शकील को देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात फैलते चले गए। तुम इस स्लो मोशन अंदाज में लड़कर भी अकेले ही हम तीनों पर भारी पड़े हो। तुम माफूकुल फितरत हो। मैं कभी सोच भी न सकता था कि मैं और मेरे साथी जो लड़ाई में अपना सानी नहीं रखते, इस तरह एक ढीले ढाले और आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हुए एक आदमी से मार खा जाएंगे। तुम इंसान नहीं हो, बॉस ने बेसाख्ता लहजे में कहा तो कैप्टन शकील बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मेरी मदद कुदरत ने की है, इसमें मेरा अपना कोई कमाल नहीं था, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम बॉस हो, क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने बॉस से सवाल करते हुए कहा जो अब तक खामोश बैठा हुआ था। बॉस ने चौंक कर इमरान की तरफ इस अंदाज में देखा जिसे पहले वो उसे नजर ही ना आ रहा था और अब पहली बार उसकी नजरें उस पर पड़ी हो। तुम क्या तुम वाकई पाकिस्तानी एजेंट हो? मगर तुम्हारे मेकअप क्यों वॉश नहीं हुए? ये कैसे हो सकता है कि इस कदर जदीद तरीन मेकअप वॉशर से तुम्हारे मेकअप वॉश ही ना हो? बॉस ने रुक रुक कर हैरत भरे लहजे में कहा, ये मेकअप वॉशर किसी मर्द की इजाद होगी। औरतों का इजाद करदा मेकअप वॉशर ले आओ। उसे देखते ही मर्दों के मेकअप खुद ब खुद वॉश हो जाते हैं, इमरान ने कहा तो कैप्टन शकील बेख्तियार मुस्कुरा दिया। क्या कह रहे हो? मर्दों का मेकअप वॉशर, औरतों का क्या मतलब? बॉस ने इंतहाई उलझे हुए लहजे में कहा। जाहिर है उसकी जो जहनी कैफियत इस वक्त हो रही थी, इस कैफियत में वो इमरान का इतना गहरा मजाक कहाँ समझ सकता था। मैंने तुम्हारा नाम पूछा था, इमरान ने यकलक सर्द लहजे में कहा। डेविड, मेरा नाम डेविड है, बॉस ने बेसाख्ता लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुम्हें मेन हेडक्वार्टर से यहाँ आए हो? इमरान ने पूछा। नहीं। डेविड ने रुक रुक कर कहा तो इमरान उसके लहजे से ही समझ गया कि वो झूठ बोल रहा है। हमारे बारे में तुम्हें किसने इत्तला दी थी? इमरान ने पहले से मुख्तलिफ सवाल करते हुए पूछा। किसी ने नहीं, मेरे आदमियों ने अस खुद तुम्हें चेक किया था, डेविड ने कहा। मैं बताता हूँ। जब मैं इसके ख्याल के मुताबिक बेहोश था, लेकिन मैं होश में आ चुका था और हमारा मेकअप वॉश ना हो रहा था, तो इसने खुद ही कहा था कि रोस्टर ने इससे धोखा किया है, वो उससे निमट लेगा। और फिर जब मैं बाहर गया तो उसका एक आदमी जो जिंदा था वो फोन पर बात कर रहा था। वो किसी रोस्टर से बात कर रहा था और रोस्टर ये मालूम करने के लिए बेचैन था कि हमें हलाक किया गया है या नहीं। कैप्टन शकील ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, मेरा पहले यही ख्याल था। ठीक है, उससे भी निमट लेंगे, इमरान ने कहा और एक बार फिर डेविड से मुखातिब हो गया। सुनो, हमने हर कीमत पर मीराना के उस इलाके में मौजूद सार्च एजेंसी के हेडक्वार्टर को तबाह करना है। हमें मालूम है कि वहाँ जमीनी और आसमानी चेकिंग और हलाकत के इंतहाई सख्त साइंसी इंतजाम किए गए हैं, लेकिन बहरहाल कोई ऐसा महफूज रास्ता मौजूद है जिस रास्ते से तुम अपने साथियों समेत यहाँ हमारी चेकिंग के लिए आए हो। अगर तुम उस महफूज रास्ते के बारे में बता दो तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। महफूज रास्ता कोई नहीं है, हम तो शुरू से ही यहाँ मीराना में रहते हैं, डेविड ने जवाब देते हुए कहा। कैप्टन, असला खाने या किचन से खंजर या छुरी ले आओ, इमरान ने साथ बैठे हुए कैप्टन शकील से कहा। मुझे तो खंजर या छुरी कहीं नजर नहीं आई, आप अपने नाखूनों में मौजूद ब्लेडों से काम ले, कैप्टन शकील ने कहा। ठीक है, अब कुछ और सोचना होगा, उठकर इसके दोनों कान पकड़ लो, इमरान ने कैप्टन शकील से कहा। कान पकड़ लो, क्या मतलब? कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं तुम्हें तुम्हारे अपने कान पकड़ने का नहीं कह रहा, इस डेविड के कान पकड़ो और तुम जैसे ही उसके कान पकड़ोगे ये खुद ब खुद सब कुछ बताना शुरू कर देगा, इमरान ने कहा। तो कैप्टन शकील ने इस बार कुछ न कहा और उठकर डेविड की कुर्सी के उकब में आकर उसने दोनों हाथों से डेविड के दोनों कान पकड़ लिए, जबकि डेविड के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात नुमाया थे। अब बताओगे या तुम्हारे कान जड़ों से उखाड़ दिए जाएं, इमरान ने कहा। क्या बताऊं, डेविड ने हैरत भरे लहजे में कहा, लेकिन फिर वो यकलक साकित हो गया। ऐसा महसूस हुआ था जैसे चलती हुई फिल्म अचानक साकित हो जाती है। ये सुकूत सिर्फ चंद लम्हों तक ही रहा और फिर इमरान ने यकलक एक झटके से गर्दन मोड़ी और उसके साथ ही डेविड को एक जोरदार झटका लगा। अब कान छोड़ दो,
इमरान ने कैप्टन शकील से कहा और फिर आंखें बंद कर ली। कैप्टन शकील डेविड के कान छोड़कर हैरत भरे अंदाज में इमरान को देख रहा था। इमरान आंखें बंद किए बैठा था और उसके चेहरे का रंग तेज सुर्ख हो रहा था, जैसे पूरे जिस्म का खून चेहरे पर सिमट आया हो, जबकि डेविड के चेहरे पर हैरत नुमाया थी। क्या हुआ इमरान साहब? कैप्टन शकील ने करीब आकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा। कुछ नहीं, डेविड साहब जरूरत से ज्यादा तरबियत याफ्ता है, इसलिए उसके जहन से मालूमात हासिल करने के लिए इंतहाई सख्त जहनी जद्दोजहद करना पड़ी है। इमरान ने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कहा। मालूमात आपने हासिल कर ली है क्या? कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में कहा। मालूमात हासिल करना ही थी। अब जब तुमने खंजर वगैरह की मौजूदगी से इनकार कर दिया तो फिर मजबूरन मुझे आईटी यानी आइडियाज ट्रांसफर थ्रू आइज इस्तेमाल करना पड़ी। लेकिन डेविड तरबियत याफ्ता जहन का मालिक है, इसलिए मुझे तुम्हें कहना पड़ा कि इसके कान पकड़ लो। इसका फायदा ये हुआ कि डेविड का जहन हैरत में मुब्तला होकर उसकी तवज्जोहत तलाश करने में मसरूफ हो गया और मैंने उसके जहन से राब्ता करके उसमें मौजूद अपने मतलब की तमाम मालूमात हासिल कर ली। इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा तो कैप्टन शकील की आंखों में जैसे हैरत का समंदर ढांटे मारने लग गया। ये तुम क्या कह रहे हो? कैसी मालूमात? डेविड ने हैरत भरे लहजे में कहा। महफूज रास्ते की तफसीली मालूमात। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जब कोई महफूज रास्ता है ही नहीं तो फिर कैसी मालूमात? डेविड ने मुंह बनाते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा और फिर उसने महफूज रास्ते की तफसील इस तरह बताना शुरू कर दी जैसे वो कई सालों से उस रास्ते पर आता जाता रहा हो। डेविड की आंखें हैरत और खौफ से पटी चली जा रही थी, जबकि कैप्टन शकील की आंखों में हैरत के साथ साथ तफाकुर के तासुरात भी नुमाया थे। हैरत है इमरान साहब, अगर आप इतनी आसानी से सब कुछ मालूम कर सकते हैं तो फिर आप खंजर से नथने काटने और पेशानी पर उभर आने वाली रग पर जरबे लगाकर मालूमात हासिल करने का तकल्लुफ क्यों करते हैं? कैप्टन शकील ने कहा। इस अमल में मालूमात हासिल करने वाले जहन को सबसे ज्यादा मेहनत करना और बोझ उठाना पड़ता है, और ये बोझ इस कदर ज्यादा होता है कि किसी भी लम्हे मामूली सी गफलत से लाशऊर में क्रैक पड़ सकते हैं और उसके बाद वो आदमी सड़कों पर चुटकियां बजाता हुआ ही नजर आ सकता है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओ वाकई, फिर तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, इसीलिए तो सिवाय मजबूरी के इसे अपनाने से गुरेज करता हूँ। आज तो तुमने खंजर और छुरी की मौजूदगी से चूंकि इनकार किया था, इसलिए ये तरीका आजमाना पड़ा। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और उसके उठते ही कैप्टन शकील भी उठ खड़ा हुआ। इसे ऑफ कर दो और इसकी रस्सियां खोल दो ताकि ये मालूम ना हो सके कि इससे हमने पूछगुछ की है। इमरान ने पाकिस्तानी जुबान में कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। कर्नल कॉर्श हेडक्वार्टर में अपने ऑफिस में मौजूद था कि मेज पर पड़े हुए इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल कॉर्श ने कहा। जॉहन बोल रहा हूँ मशीन रूम से। दूसरी तरफ से हेडक्वार्टर की मशीनरी के इंचार्ज जॉहन की आवाज सुनाई दी। कोई खास बात? कर्नल कॉर्श ने चौंक कर पूछा, क्योंकि जॉहन से उसका कोई राब्ता नहीं रहता था। आपका खास आदमी डेविड अपने 2 साथियों समेत मिराना गया था, जॉहन ने कहा तो कर्नल कॉर्श बेख्तियार चौंक पड़ा। हाँ, मगर आपको कैसे मालूम हुआ? वो तो सेफ वे से गए थे, कर्नल कॉर्श ने कहा। सेफ वे भी हमारी नजरों में रहता है कर्नल। बहरहाल आपने जब उन्हें सेफ वे से भेजा था तो मैंने डेविड को बुलाकर उससे मालूमात ली थी और मुझे भी आपका आइडिया पसंद आया था कि अगर पाकिस्तानी एजेंटों को मेराना में ही हलाक कर दिया जाए तो हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकता है। इसलिए मैंने उन्हें न सिर्फ सेफ वे से जाने की इजाजत दे दी, बल्कि उन तीनों के जिस्म में ऐसे आलत भी नस्ब कर दिए कि उनके बारे में मालूमात किसी भी वक्त यहाँ बैठे ली जा सकती है। जॉहन ने कहा। क्या मतलब? क्या सेफ वे से आने जाने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत होती है? कर्नल पार्क हेडक्वार्टर इंचार्ज ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, कर्नल कॉश ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा, क्योंकि जॉहन की बातों से उसकी अना को ठेस पहुंची थी। ऐसा इसलिए जरूरी होता है कि किसी भी लम्हे उस सेफ वे से गैर मुतालिक आदमी यहाँ पहुंच सकता है। बहरहाल जो बात मैं आपको बताने जा रहा था वो ये है कि आपके तीनों आदमियों को मेराना में हलाक कर दिया गया है। दूसरी तरफ से जॉहन ने कहा तो कर्नल कॉश इस तरह उछल पड़ा जैसे कुर्सी के गद्दे में मौजूद स्प्रिंगों ने उसे अचानक ऊपर उछाल दिया हो। क्या क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? कर्नल कॉश ने हलक के बल चीखते हुए कहा। या मशीन रूम में आ जाए, मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ। दूसरी तरफ से सख्त लहजे में कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो कर्नल कॉश ने बेख्तियार रिसीवर के रिडल पर पटक दिया। ये सब कैसे हो सकता है? डेविड तो बेहद होशियार और तजुर्बेकार आदमी था, ये कैसे हो गया? कर्नल कॉश ने खुद कलामी के से अंदाज में कहा और उसके साथ ही वो मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो मशीन हॉल में दाखिल हुआ। जॉहन एक तरफ शीशे के बने हुए कमरे में बैठा तमाम मशीनरी को कंट्रोल करता था, इसलिए कर्नल कॉश भी उस शीशे वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। आइए कर्नल, तशरीफ रखे। जॉहन ने उठकर कर्नल कॉश का इस्तकबाल करते हुए कहा तो कर्नल कॉश के सुते हुए चेहरे पर
नरमी और मुस्कुराहट का तासुर उभर आया। क्या तुमने जो कुछ कहा है वो वाकई दुरुस्त है? कर्नल कौश ने साथ पड़ी हुई खाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आप खुद देख लीजिए, जॉन ने कहा, और उसके साथ ही उसने सामने मौजूद मशीन के मुख्तलिफ बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। मशीन के ऊपर बनी हुई स्क्रीन पर धमाके से होने लगे और फिर उस पर एक बड़े हॉलनुमा कमरे का मंजर उभर आया। ये देखिए डेविड की लाश, जॉन ने कहा और एक बटन प्रेस किया तो डेविड की लाश का क्लोजअप नजर आने लगा। उसकी लाश कुर्सी के करीब फर्श पर पड़ी हुई थी और उसके सीने में गोलियां मारी गई थी। ओ ओ, क्या क्या ये असल वीडियो है? कर्नल कौश ने होंठ चबाते हुए कहा। जी हाँ, क्योंकि उसके जिस्म में वो आला मौजूद है जिसकी मदद से हम यहाँ बैठे उसे चेक कर रहे हैं, जॉन ने कहा। वेरी बैड न्यूज, ये सब कैसे हुआ? किसने किया है? कर्नल कौश ने होंठ चबाते हुए कहा। ये सब मालूम हो सकता है अगर आप चाहें तो, जॉन ने कहा। तो कर्नल कौश बेख्तियार चौंक पड़ा। वो कैसे? क्या वाकई? कर्नल कौश ने तेज लहजे में कहा। हाँ, इस आले में एक ऐसी खुसूसियत भी है, आला साथ साथ माहौल की तस्वीर कशी के अलावा होने वाली गुफ्तगू भी रिकॉर्ड करता है। ये आला इंसानी दिल की धड़कन से चलता है और जैसे ही आदमी मरता है ये आला भी बंद हो जाता है, लेकिन बंद होने के बाद उसके अंदर गुज़िश्ता 10 मिनट की रिकॉर्डिंग बाकी रह जाती है, वरना साथ साथ डिलीट होती जाती है। इसलिए आखिरी 10 मिनट की रिकॉर्डिंग और फिल्म आपको दिखाई जा सकती है, जॉन ने कहा। ओ वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा और मुफीद आला है, जल्दी दिखाओ, कर्नल कौश ने मसरत भरे लहजे में कहा। तो जॉन ने आगे की तरफ झुककर मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर एक बार फिर धमाके नजर आने शुरू हो गए और फिर चंद लम्हों बाद स्क्रीन पर एक मंजर उभर आया। वो ये मंजर पूरी तरह वाज़ेह न था, बल्कि यूं लग रहा था जैसे मंजर पर हल्की सी धुंध छाई हुई हो, लेकिन इसके बावजूद मंजर बहरहाल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। उस मंजर के मुताबिक डेविड कुर्सी पर रस्सी से बंधा हुआ बैठा था। एक आदमी उस पर उकब से झुका हुआ था और उसने डेविड के दोनों कान पकड़े हुए थे, जबकि सामने एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था और डेविड और सामने कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी एक दूसरे को गौर से देख रहे थे। फिर कुर्सी पर बैठे हुए आदमी ने यकलक एक झटके से सर एक तरफ हटाया। कर्नल कौश और जॉन दोनों ही हैरत भरे अंदाज में ये सारा मंजर देख रहे थे। फिर कान पकड़ने वाला आदमी डेविड के कान छोड़कर सामने बैठे आदमी के करीब आकर एक खाली कुर्सी पर बैठ गया और फिर उन दोनों के दरमियान बातें शुरू हुई। तो कर्नल कौश बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि दूसरे आदमी ने पहले आदमी को इमरान के नाम से पुकारा था और फिर उन दोनों के दरमियान होने वाली बातचीत सुनकर कर्नल कौश का मुंह खुले का खुला रह गया, लेकिन वो खामोश बैठा रहा। थोड़ी देर बाद इमरान उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि दूसरे आदमी ने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और डेविड के सीने पर गोलियों की बारिश कर दी और फिर डेविड के हलाक होने पर उसकी रस्सियां खोलकर उसकी लाश को घसीटकर कुर्सी से नीचे गिरा दिया और मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। और उसके साथ ही जॉन ने मशीन के बटन ऑफ कर दिए और स्क्रीन तारीख हो गई। आपने देख और सुन लिया सब कुछ, जॉन ने कहा। हाँ, और अब सारी बातें मेरी समझ में आ गई है। डेविड अपने साथियों समेत किसी तरह इमरान और उसके साथियों के कब्जे में आ गया। इमरान उससे सेफ वे के बारे में तफसील जानना चाहता था, लेकिन डेविड ने बताने से इनकार कर दिया। उस इमरान के बकौल उसने डेविड के जहन से सब कुछ मालूम कर लिया है और फिर डेविड को हलाक कर दिया गया। कर्नल कौश ने जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है कर्नल कौश, क्या वो सेफ वे से हेडक्वार्टर आएंगे? जॉन ने कहा। हाँ, अब ये रास्ता हमें ब्लॉक करना होगा, कर्नल कौश ने कहा। मेरा ख्याल आपसे मुख्तलिफ है, जॉन ने कहा। तो कर्नल कौश बेख्तियार चौंक पड़ा। वो क्या? कर्नल कौश ने चौंक कर कहा। मेरा ख्याल है कि आप 0 पॉइंट के दोनों अतराफ में पैक्टिंग कर ले और उन्हें 0 पॉइंट तक आने दे। जैसे ही ये उस वादी में 0 पॉइंट पर पहुंचे, आप ऊपर से दोनों अतराफ से उन पर फायर खोल दें। इस तरह ये यकीनी तौर पर हलाक हो जाएंगे, जॉन ने कहा। लेकिन हम जैसे ही 0 पॉइंट के दोनों अतराफ में पहाड़ियों पर चढ़ेंगे, वहां पहले से फिक्स आलात हमें हलाक कर देंगे, कर्नल कौश ने मुंह बनाते हुए कहा। एक खास वक्त तक उन आलात को तो मैं ऑफ कर सकता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा और तरीका नहीं हो सकता। इस तरह वो लाजमन मारे जाएंगे, जॉन ने कहा। लेकिन इसके लिए चीफ कर्नल बाग से इजाजत लेना पड़ेगी, कर्नल कौश ने कहा। मैं उनसे बात कर चुका हूँ। ये ले कर ले बात। जॉन ने मशीन के निचले हिस्से से एक माइक निकालकर कर्नल गौश की तरफ बढ़ा दिया। हेलो चीफ, मैं कर्नल गौश बोल रहा हूँ, कर्नल गौश ने कहा। यस कर्नल, क्या जॉन ने आपसे तफसीली बात कर ली है? दूसरी तरफ से सख्त लहजे में कहा गया। यस कर्नल, मैंने पूरी तफसील देख भी ली है और सुन भी ली है, और जॉन ने जो तजवीज़ दी है वो भी सुन ली है, कर्नल गौश ने कहा। मुझे अफसोस है कर्नल गौश कि आपके आदमियों को मेराने में हलाक कर दिया गया है। अगर जौहन ने उनके जिस्मों में मखसूस आले नस्ब न किए होते तो हमें मालूम ही ना हो सकता और पाकिस्तानी एजेंट उस वे से हमारे सरों पर पहुंच जाते, कर्नल बार्क ने सख्त लहजे में कहा।